इसको लिखवाने की जरूरत नहीं ना है, हो जाएगा इससे काम। हटा दें। उसके बाद अगला कौन था? टर्नर सिंड्रोम। तो क्लिनिक फिल्टर हो गया ना। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, हाँ, हार्मोफीलिया लिख दिया है। हटा दे। हेमोफीलिया, ठीक है। देखो हेमोफीलिया का सिम्टम क्या है? लैक ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर कट पट गया तो कंटिन्यू ब्लड बहता ही रहता है। इसका कॉज क्या है? एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। किसमें डिफेक्ट आ जाएगा? कौन क्रोमोसोम में? एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। इसके पेशेंट कौन होंगे? जनरली मेल, और इसके कैरियर कौन होगा? फीमेल। If both X chromosome are affected in female, then she will be sufferer from हेमोफीलिया। ठीक है। ये रोग किस में होगा? मेल में, ठीक है। जाएगा किससे? और फीमेल में अगर दोनों इफेक्टेड हो जाए
तो वो भी क्या हो जाएगी, हेमोफिलिक हो जाएगी। नहीं, अगला नोट लिखो। हेमोफीलिया is known as royal family disease. Hemophilia is known as royal family disease because this disease was to be seen first Queen Victoria in England. ठीक है, ये सबसे पहले किस में देखा गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, रॉयल फैमिली डिजीज। लेकिन अगर रॉयल डिजीज अगर पूछेगा ना, तो रॉयल डिजीज कहलाता है टीबी को कहेंगे। ठीक है, रॉयल डिजीज टीबी, और रॉयल फैमिली डिजीज जब रहेगा ना तो हेमोफीलिया। याद रहेगा, रॉयल डिजीज किसको कहोगे, क्या है, क्यों कहते हैं इसको, जिसको टीबी हो जाता है ना, उसका खान पान रहन सहन सब राजा की तरह हो जाता है। अरे उसका बिछावन, उसका सब कुछ एकदम अलग थलग रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके बिछौना पर कोई सो जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं है उसके साथ कोई बैठकर खा ले ना, राजा वाला फीलिंग्स ना। भोजन जो है सो उसको मिलेगा एकदम पौष्टिक, रिच प्रोटीनस भोजन उसको दिया जाता है, घी वगैरह लगा कर दिया जाता है। नहीं तो इसलिए खान पान भी राजा की तरह, रहन सहन भी एकदम राजा की तरह। नहीं तब तो आम पब्लिक है तो नहीं, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है रॉयल डिजीज। नहीं, लेकिन जहां उसमें फैमिली शब्द लग जाएगा तो समझ लेना कि हेमोफीलिया। ठीक है, ऐसा जो आदमी हेमोफीलिया से पीड़ित है, अगर उसका हाथ बंद कट गया तो नहीं बचे, बहुत मुश्किल होता है। उसको इंजेक्शन वगैरह दे देकर किसी तरह से ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन को जनरेट किया जाता है। इसके बाद तो टीबी होगा उसका, एक बार उसको कट कट गया तो टीबी नहीं, हेमोफीलिया में, हेमोफीलिया वाले को जल्दी ऑपरेशन नहीं करता है कोई डॉक्टर। हाँ, ऑपरेशन करेगा तो कटेगा ही कटेगा, ब्लीडिंग होगा ही होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कम से कम 4-5 यूनिट ब्लड पहले से रखा जाता है, तब ऑपरेशन करेगा, ब्लड चढ़ता रहेगा और ब्लड क्लोटिंग के लिए इंजेक्शन देते रहेगा। ठीक है,
और वो हेमोफीलिया का परसेंटेज होता है, कितना परसेंट आपको हेमोफिलिक डिजीज है ना, ठीक है, वो टेस्ट से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, वो टेस्ट करना पड़ता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह मेल में होता है कि फीमेल में? जनरली मेल पाया जाता है। फीमेल में कंडीशनल है ना, जब उसका दोनों एक्स प्रभावित हो जाएगा ना तो क्या कहेंगे, फीमेल भी। अगर फीमेल का एक वो एक्स प्रभावित होगा वो रोगी कहलाएगी कि कैरियर कहलाएगी? वो कैरियर कहलाएगी ना। एक्स क्रोमोजोम्स अगर उसका इफेक्टेड है तो कैरियर मतलब उससे उसके संतान में रोग हो जाएगा। नहीं, फादर से ये रोग नहीं जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया? अब उसी तरह से कलर ब्लाइंड है, लिखो कलर ब्लाइंड। हो गया कलर ब्लाइंड। सिम्टम लिखो, कैन नॉट distinguish cannot recognize red and green color separately, ठीक है, उसको किस किस रंग पहचानने में दिक्कत होगा? लाल और, जब दोनों कलर सामने रख दोगे ना तो उसको पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, कौन लाल है और कौन हरा है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, लिखो कॉज में लिखो वही एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, जो लिखा हुआ है वही लिख देना है। एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, पेशेंट जनरली मेल, कॉज ये कैरियर फीमेल, कैरियर मतलब जिससे ये रोग जाएगा ना, संतान में रोग को ढो कर कोई ले जाएगा ना तो मां के द्वारा जाएगा कि पिता के द्वारा जाएगा, ठीक है। अगर एक फैमिली में किसी को हो गया, जैसे मम्मी को हो गया, तो सब नेक्स्ट सबको होते जाएगा। 50%, क्योंकि दो नेक्स है ना, दो एक्स होता है ना फीमेल में, तो एक वो एक्स जाए में करेगा। अब कौन जा रहा है ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ, ठीक है। अब कौन एक्स जा रहा है उस पर नहीं डिपेंड करेगा, हो गया। तो नोट में लिख लिया, इफ, वही बात लिखना है, इफ बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर affected in female, then वो यहाँ डी लिखा गया है, यहाँ एन लगा देना, then she will be sufferer from color blindness। वही तो स्टेटमेंट है बुआ, नहीं वो किस डिजीज से सफर हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए आपसे इस दोनों डिजीज से रिलेटेड एक बात आप कंसेप्ट पहले जान लीजिए इसका, ठीक है।
एक्स एक्स है तो क्या है? नॉर्मल फीमेल, ठीक है। इस एक्स में एगो एक्स प्रभावित हो गया ना, ये क्या कहला जाएगी? कैरियर। अगर दोनों एक्स इफेक्टेड हो गया तो एक्स वाई रहा तो नॉर्मल मेन है, और एक्स प्रभावित हो गया और वाई है तो इसको क्या कहोगे? पेशेंट। ये क्लियर है यहां तक? है तो लिखो तो क्वेश्चन लिखो। A colorblind male, marry with normal woman, then which of the following their progeny will be color blind, ऑप्शन ए में लिखो। ऑप्शन ए में सन ऑफ सन, ऑप्शन ए में लिखो सन ऑफ सन। ऑप्शन बी में सन ऑफ डॉटर, सी में डॉट, पहला क्या लिखा है? दूसरा अब लिखो डॉटर ऑफ डॉटर, और डी में लिखो सन ऑफ डॉटर। दो बार हो जाएगा सन ऑफ डॉटर। हाँ डॉटर ऑफ सन। सन ऑफ ऑप्शन कौन है? अजय सब तो बतेबे किए हैं तो फिर मैं कौन हो जाएगा? बुआ इसका आंसर सही है, बी होगा ना। 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में मेल कै गो है देखो तो? एक गो मेल है। अच्छा डॉटर ऑफ सन
ये यही ना दुगो मेल है जी। आ? तो ये रोग तो दुगो में, यही दुगो में से किसी एक को होगा। पहली बात याद रखो कि यह रोग किस में होगा, मेल में। तो दुगो ऑप्शन तो निकाल लिया। अब ये रोग किससे जाएगा, डॉटर से जाएगा कि सन से जाएगा, क्योंकि कैरियर फीमेल की मेल, तो इसलिए सन ऑफ सन होगा कि सन ऑफ डॉटर होगा, सन ऑफ डॉटर हो जाएगा। यानी बुआ ये पोता में होगा कि नाती में होगा, नहीं पोता में होगा। तो पोता तो सन ऑफ सन हो गया। ये रोग नाती में ना होगा जी। हाँ? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन लगाओ बी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो, हेमोफिलिक लिखो। नहीं समझ में आया? अच्छा बता देते हैं, ठीक है। चलो तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे। पहले ये क्वेश्चन लिखो। अ फीमेल, सॉरी, अ हेमोफिलिक मेल married with normal woman then how many percent of their progenies are hemophilic? ऑप्शन ए में लिखो 25%, ऑप्शन बी में 50%, ऑप्शन सी में 70%, सॉरी 75%, और ऑप्शन डी में 0%। मैंने आपके सामने अगर यही क्वेश्चन आ गया तो क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? हिंदी में समझाता क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एगो हेमोफीलिया से ग्रसित एक आदमी है और उस जनरल औरत से शादी कर लिया जिस औरत को कोई रोग नहीं है, ठीक है। तो उससे जो संतान होगा, प्रोजेनी मतलब संतान, उससे जो संतान होगा तो कितना प्रतिशत संतान में, उसके कितने प्रतिशत संतान में हेमोफीलिया नामक रोग हो सकता है? 25% में कि 50% में कि 75% में कि 0% में? अरे बुआ पहले ये देखो कि उसमें रोग केकरा पास है? मेल के पास। कैरियर कौन होती है? तो फीमेल तो में बीमारी है या नहीं है, तो ओकरा संतान में कहां से होगा? इस संतान के ना संतान में होगा, यानी कि हाँ इस तुम बोली हो तभी हम क्वेश्चन ही पलट दिए। कहेंगे रोको ये क्वेश्चन तुमको देखो बताते हैं ना।
अब आइए इस क्वेश्चन को समझो। इस में देखो तो रोगी यही ना है जी, रोगी कौन है? XCY। अब ब्याह किया किससे? XX से। तो देखो कितना संतान हो सकता है? E और EX मिल गया, XCX बनेगा ना जी? अच्छा, फिर EX, फिर EX मिलेगा, तो E क्या बना? और EY और EX, XY, EY और EX मिला, क्या बना? कै गो लड़का? लड़की कै गो? बना ना जी? जो लड़की बनी वो रोगी बनी कि कैरियर बनी? कैरियर कब बनी? जब उसका बाप रोगी था तब ना। ठीक है, अब बताओ कि पेशेंट ही में कै गो बना? पेशेंट तो 0 है। संतान हाँ। अब ये दोनों लड़की में से किसी को ब्याह कराओगे ना जी? अब ब्याह कराओगे तो नॉर्मल लड़का से ब्याह कराओगे? तो ये लड़की के ब्याह मान लो कि करा दिया तुमने, XC और XO नॉर्मल लड़का से ब्याह करा दिया, EX और EX मिलेगा तो क्या बनेगा? बेटी बनेगा ना? EX और EY मिलेगा तो क्या बनेगा? बेटा बना। तो देखो तो बेटी में रोक गया कि बेटा में? बेटी में कहा गया? बेटी में तब जाता जब दोनों एक्स प्रभावित होता तब ना। उसको पेशेंट किसे कहोगे? लड़का था ना कलर ब्लाइंड यहाँ, तो लड़का तो कलर ब्लाइंड नहीं है, लड़का भी कलर ब्लाइंड और तो उसी तरह लड़की कैरियर हो और लड़का कलर ब्लाइंड हो, तो इस तरह से निकाल के देखो ना, अपने पता चल जाएगा। देखो निकाल के दिखा देते हैं। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? लड़का कलर ब्लाइंड और लड़की कैरियर, यही ना? तो 4 को संतान होने की संभावना है, 4 संतान होगा ना? तो EX और EX मिला, लड़की हो गई, EX और EX मिला ना? EY और EX मिला, क्या बना? और EX और EY मिला। अब बताओ कि इसमें पेशेंट कै गो? कौन कौन? ई पेशेंट, तो लड़की पेशेंट हो गया, और एगो लड़का पेशेंट, और कैरियर कै गो? लड़का की लड़की कैरियर हो गई, ई बेचारा नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ कि एक कलर ब्लाइंड मेल कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल से शादी करती है तो कितने % कलर ब्लाइंड पेशेंट होंगे?
नहीं, और कितने परसेंट कैरियर हो सकती है? यहीं पर गड़बड़ा के दिया सर। नहीं, सॉरी कैरियर भी होगा 50%, कैरियर भी 50% है, यो कैरियर होगा और जो पेशेंट है वो भी कैरियर, वो ना कैरियर होगा। लेकिन हाँ, बाप कैरियर कैसे होगा? बाप तो जब कैरियर तो महिला ना होती है। हाँ? ठीक है, अब इस तरह से कोई सा क्वेश्चन घुमाएगा तो आप तो बना लोगे सब। हाँ? और इस तरह से एक्स वाई करके बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? अब है कौन? ऑटोसोम वाला ना। हाँ? चलिए ऑटोसोम वाला बता दें आप लोगों को। मिठाटा है? हाँ? तो तुम सब तो रहना चाहिए ना, वही तो से तुमको पकड़ाएगा, क्वेश्चन तो वही पकड़ाएगा। तो लिख लो, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन तो वही आपको पकड़वाएगा। अब तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? हो गया? हटा दें? अच्छा ये बताइए कि हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में? 40, यानी कि 23 पेयर्स। हाँ? ये देखो पहला पेयर, ठीक है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, ठीक है। 11वां पेयर, 12वां पेयर, 13वां पेयर, 16वां पेयर, 17वां पेयर, 18 पेयर, 20वां पेयर, 21वां पेयर,
22वां पेयर और 23वां पेयर, यही ना होता है, हैं? ठीक है। अब देखो, अगर गलती से ये जो 21वां पेयर है ना, हैं? गलती से अगर इस 21वां पेयर में एक क्रोमोसोम्स और बढ़ जाए, नहीं तो टोटल क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा? 47। 21वां क्रोमोसोम्स, 21वां पेयर में कितना क्रोमोसोम्स रहना चाहिए? अब हो कितना गया? इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 21st ट्राइसोमी। और ऐसा रोग जो होगा उसको क्या कहोगे? डाउन सिंड्रोम। क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। ठीक है। अभी कौन है? 18। ये 18 में गलती से एक क्रोमोसोम से और बढ़ जाए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 18th ट्राइसोमी। और जानते हो इसको क्या कहोगे? पटाउ सिंड्रोम। एक मिनट, नहीं, वो होगा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। और गलती से ये 13वां में हो जाए ना, तो इसको क्या कहोगे? 13th ट्राइसोमी। और ई हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। और ई कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ई क्या था? 5वां। इस 5वां में एगो घट गया। क्या हो गया? एक घट गया, तो टोटल कितना हो गया? 45। तो इसको क्या कहोगे? 5th मोनोसोमी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? क्राइडी-चैट ना, कैट क्राइडी-चैट। वो क्राई सब छूट गया होगा, ठीक है। ये पहले समझ में आया? हाँ, हाँ, ओवरऑल में नहीं, 5वां पेयर में, तब ओवरऑल में नहीं। 5वां पेयर में अगर कम हो जाएगा तो ओवरऑल अपने आप ही वो घट जाएगा, ठीक है। तो अब एक ही आदमी को दो रोग कैसे हो जाएगा? तो 4th में जब होगा तो दूसरा डिजीज होगा ना, ठीक है। 4th में अगर हो जाएगा तो दूसरा डिजीज होगा, लेकिन जनरली 4th में होता नहीं है, ठीक है। अब सुनो, डाउन सिंड्रोम कौन पेयर के क्रोमोसोम्स के बढ़ने से होगा? और 13वां पेयर में बढ़ जाने से कौन हो जाएगा? ठीक है। और 18वां बढ़ने से, और
कैट डी चैट जो है उसमें बढ़ता है कि घटता है? ये क्लियर है? ठीक है। अब चैट, ये डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? 21st ट्राई मतलब असोमी मतलब क्रोमोसोम ना, यानी कि 21वां पेयर में 3 क्रोमोसोम्स हो गया। रहना चाहिए कितना? हो कितना गया? 3। ठीक है। अब आइए, इसका सिम्टम देखो क्या होगा ना। ये जो डाउन सिंड्रोम जो होगा ना, ये देखने में मंगोलियन की तरफ दिखेगा। मंगोल सबके देखे हो सब? मंगोलियन, मंगोल देश का नाम है। मंगोलिया नाम नहीं सुने हो? ठीक है, इसलिए इसका नाम मंगोलॉयड भी कहा जाता है। मंगोलियन कैसा होता है? तो जैसा चाइनीज देखते हो, गोरा रहेगा, मुंह चपटा रहेगा, आंख बड़का बड़का रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह से नेपाली की तरह यह दिखेगा ना। नेपाली चाइनीज सब एक तरह से ना दिखता है जी, तो ये वैसा ही दिखाई देगा। नहीं, वो लोग होगा नहीं। अगर हो जाएगा तो वैसा दिखेगा, उन लोग में होता नहीं। पुंडापी की तरह नॉर्मल है। हाँ, ऐसा दिखेगा। ठीक है। आंख बड़ा बड़ा, आवाज स्पष्ट नहीं रहेगा, और रहेगा 12 साल का, अब बुद्धि रहेगा ओकरा पास में 4 साल का। यानी कि मेंटली रिटार्ड होगा, मानसिक रूप से कमजोर होगा, दुर्बल आदमी होगा, बुद्धि कम होगा। ठीक है। आंख से हमेशा आंसू नहीं, कीचड़, आंख में कीचड़ नहीं हो जाता है जो सुबह उठ के इसे निकाल के तार बनाते हो हाथ से आज, तो वैसा हमेशा ओकरा आंख में रहेगा। ठीक है। लार उड़ गिरता रहेगा मुंह से। ठीक है। अलबत्ता जैसा रहेगा। हाँ हाँ, सिर बड़ा रहेगा, मुंह चपटा रहेगा, ओंठ बड़ा बड़ा रहेगा। और एडवर्ड सिंड्रोम जो होगा, ये थोड़ा सा इसके उल्टा होगा। एक सिर छोटा होगा, आंखें बड़ी होगी, कान छोटी छोटी होगा। ठीक है। और यो मंद बुद्धि का होगा। ये रोगी तुम लोग देखा है कौन? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में जानते हो क्या होगा? या तो ओंठ कटल रहेगा, ओंठ कट्टा न कट्टा नहीं देखे हो? हाँ, बचपन से ही ना, तालू ओंठ कटल रहेगा। नहीं अगर कटल है तो उंगली एगो बढ़ा हुआ है, अंगूठा एगो बढ़ल है। ठीक है। वो कौन कहलाएगा? पटाउ सिंड्रोम। और वो जो है कैट क्राई, कैट मतलब बिल्ली, ये बहुत रेयर है। जन्म के तुरंत मरी हो जाता है। वो देखने में वो राक्षस की तरह लगेगा। ठीक है। और जब रोएगा ना तो बिल्ली जैसे चिल्लाती है वैसा रोता है। इसका जो लेडिंग्स है ना, वोकल कॉर्ड, ये पतला होकर लंबा हो जाता है ना। कौन बड़ा होगा? ये इससे तो ओकरा बच्चा होबे नहीं करेगा। ये सब तो नपुंसक होता है। इन लोगों का बच्चा नहीं होगा। अरे वो तो जन्म के कुछ ही दिन के बाद मर जाता है ना। ठीक है। लेकिन पटाउ सिंड्रोम जो है ना, ये पटाउ सिंड्रोम कुछ जिंदा रहता है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम भी इनफर्टाइल होता है। ठीक है। तो इसका सिम्टम लक्षण अपना से लिख लोगे सब? कारण समझा दिया ना? तो ये हो गया आपका
पटाउ सिंड्रोम की बात है। केवल ये याद रखना है। अब चूंकि परीक्षा में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, अब सिम्टम दे रहा है ना, अब दे रहा है कि मेंटली रिटायर्ड, ये फ्लैट फेस ना, वो लार्ज आईज, ठीक है, दीज सिम्टम्स आर फाउंड। 4 को ऑप्शन दे दिया ना, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कैडी चैड सिंड्रोम, तो क्या लगाओगे? डाउन सिंड्रोम ना, ठीक है। ये ऊंट कटा हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा उंगली निकला हुआ, तो पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो अरे जितना इस दुनिया में अनकॉमन है सब लक्की है। अरे लक्के से पैदा लिया है जी, तो नॉर्मल नहीं पैदा लेता। ऑल एबनॉर्मल आदमी, जितना एबनॉर्मल सार लक्की है, बाई लके ना जन्म ले लिया तो नॉर्मल हो जाता है नहीं। तो इसलिए लोग कह देता है कि वो लक्की है, ऐसा कुछ बात नहीं होता ना। धन दौलत आपको तभी आएगा जब आप मेहनत कीजिएगा ना। अब ऋतिक रोशन का 6 उंगली है, तो मान लो करोड़पति है ना जी। अब बहुत सारा गांव में तुमको मिल जाएगा कि एक आध 2 आदमी को हाथ में 6 उंगली है, तो वो कहने करोड़पति हो गया, तो ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क ही रहेगा ना, इसका सिम्टम वगैरह लिख लीजिएगा। इतना तो समझा दिए ना, इससे तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इतना उतार लो सब, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बता देंगे, ये टाइप्स ऑफ सेल नहीं ना पढ़ाए हैं, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा देंगे।